अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हम चालू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है, मतलब लोग समझते हैं कि बहुत टफ टाइप का है, पर मैं आपको सही बताऊं, अगर आपने पीएनसी अच्छे से पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अगर आपको पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको क्रमचय संचय अच्छे से आता है तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कुछ फिक्स रूल है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इसके अलावा मैक्सिमम पार्ट पीएनसी का है जो आपको आना चाहिए। अगर आपको पीएनसी का मैक्सिमम पार्ट आता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चे को आएगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम सोचें, लॉजिकली चीज़ें कनेक्ट करने की सोचें, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स कनेक्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो चलिए, मैं आपका अपना अतीश अग्रवाल, है ना, ए सर, ए स्क्वायर सर, और मैं कोटा में पिछले 14-15 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ, और 17-18 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। और मैंने हमेशा जब पढ़ाना जब शुरू किया था तो हमेशा मेरी एक सोच रही है कि शुरू में हमेशा कॉन्सेप्ट दो बच्चों को, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आप सीधा हवा में उड़ा दो, नहीं, हम बहुत बेसिक से लेके चलेंगे और वापस अपने जेई के लेवल तक ही जाएंगे, जो हमारा स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी की। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी, राइट, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। समझ में आ गया? तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रायिकता की बात करते हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी में जाने से पहले, मैं प्रोबेबिलिटी पर सीधा चला जाऊं, उससे पहले हमें कुछ टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना होगा, राइट है। तो कुछ टर्म्स हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, उनके बारे में हमें बहुत चीज़ें जो हैं पता होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है अनुप्रयोग, है ना। कुछ जगह पर मुझे हिंदी में दिक्कत आती है, इसलिए मैं टर्म्स को देखूंगा हिंदी में। इंग्लिश में डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा मुझे टर्म्स में आएगी दिक्कत, तो उसके लिए मैं आपको बीच बीच में देख देख कर बताता रहूँगा। देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट अगर डेली लाइफ में हम बोलते हैं तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन वर्ड है। जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, जनरली हम स्कूल को विद्यालय कम बोलते हैं, स्कूल ही ज़्यादा बोलते हैं, है ना। कोचिंग को कोचिंग ही बोलते हैं जनरली, है ना, और संस्थान कम बोलते हैं, है ना, या इस तरह से। तो ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जैसे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिसका कोई भी एक ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा एक एक्शन जिसका वेल डिफाइंड आउटकम आए। वेल डिफाइंड आउटकम का मतलब होता है जिसका आउटकम आप देख सको, वेल डिफाइंड यानी परिभाषित हो। जैसे मान लो आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कॉइन बीच में खड़ा हो जाएगा, वो सिचुएशन तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया, हेड आया, यहाँ पे टेल आया। ठीक है, जैसे आपने एक पासे को फेंका, तो पासे को फेंकने पर या तो 1 आया, या 2 आया, या 3 आया, या 4 आया, तो वो एक वेल डिफाइंड रिजल्ट है जो हमें पता है। ठीक है, तो अनुप्रयोग क्या होता है? अनुप्रयोग का मतलब एक ऐसा एक्शन जिसका एक वेल डिफाइंड रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एक ऐसा एक्शन जिसका वेल डिफाइंड यानी परिभाषित अनुप्रयोग आएगा। समझ में आ गया? तो आप लिख लीजिए एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ, लिख लीजिए, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा एक्शन, एन एक्शन, है ना, एक ऐसा एक एक्शन जिसका वेल डिफाइंड रिजल्ट आएगा। वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में ध्यान रखिएगा। मैं सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइंड रिजल्ट आएगा, वेल डिफाइंड रिजल्ट आएगा। वेल डिफाइंड, है ना, एक या एक से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, एक या एक से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या, अनुप्रयोग क्या होता है? अनुप्रयोग का मतलब होता है, बस सीधी सी बात है, अनुप्रयोग का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जिसका एक वेल डिफाइंड रिजल्ट आएगा। वेल डिफाइंड रिजल्ट आएगा या वेल डिफाइंड आउटकम्स आएंगे, और वो जो होंगे वो आउटकम एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि अनुप्रयोग जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग क्या होता है बेटा? 2 तरह के होते हैं। अनुप्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हो सकता है मैं एक्सपेरिमेंट ज़्यादा वर्ड यूज़ करूँ, तो एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, यादृच्छिक। समझ में आ गया? और ये होता है निश्चयात्मक, ये होता है निश्चयात्मक, निश्चयात्मक, निश्चयात्मक। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है निश्चयात्मक, एक होता है यानी डिटर्मिनिस्टिक होता है, एक होता है अपने पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है? पहले तो दोनों में फ़र्क समझाता हूँ आपको क्या होता है। देखिए,
जैसे आप केमिस्ट्री के लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, मुझे नहीं पता, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मिलाओ, सपोज कुछ भी जो भी आप करते होंगे केमिस्ट्री के लैब में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, और केमिस्ट्री के लैब में आज आपने जब एक्सपेरिमेंट किया, मान लेते हैं कि लाल प्लस पीला बिकम्स नीला, मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं कि लाल प्लस पीला बिकम्स नीला, मान लेते हैं ऐसा हुआ, आज आपने एक्सपेरिमेंट किया और लाल प्लस पीला बिकम्स नीला हुआ। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कल इसी एक्सपेरिमेंट को मैं उसी कंडीशन में, सेम कंडीशन में दोबारा दोहराऊंगा तो भी रिजल्ट यही आएगा, अगले दिन फिर दोबारा दोहराऊंगा तो भी ये रिजल्ट यही आएगा। यानी एक ही एक्सपेरिमेंट को अगर मैं सेम कंडीशंस में बार बार रिपीट करूं और उसका रिजल्ट अगर सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, यानी निश्चयात्मक एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको सेम कंडीशंस में बार बार रिपीट करने पे सेम रिजल्ट देता है तो उसे हम बोलते हैं निश्चयात्मक अनुप्रयोग। समझ में आ गया क्या कहते हैं? निश्चयात्मक अनुप्रयोग। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा अनुप्रयोग जो निश्चित कंडीशंस में बार बार करने पर, निश्चित कंडीशंस में बार बार करने पर बेटा क्या देता है? सेम रिजल्ट देता है ना, सेम रिजल्ट देता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जैसे आप करते हैं ना, सेम रिजल्ट देता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जब आप केमिस्ट्री के लैब में करते हैं, सेम रिजल्ट आता है। हर साल स्टूडेंट्स आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, हर साल वही एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर साल वही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ऐसा अनुप्रयोग जो निश्चित कंडीशन में बार बार करने पर सेम रिजल्ट देता है। क्लियर, समझ आ गया? उसे बोलते हैं निश्चयात्मक अनुप्रयोग। तो ये हमारे काम का नहीं है। क्या कह रहे हैं इसमें? प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? जब आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि भाई संभावना, संभावना क्या है? यहाँ तो संभावना की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो फिक्स है, यही आने वाला है। समझ में आ गया? तो जब फिक्स है यहाँ पर यही आने वाला है तो उस पर फिर प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, राइट। अच्छा, अब आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको सेम कंडीशन में अगर हम करें, सेम कंडीशन का मतलब होता है सेम एटमोसफियर, सब कुछ सेम जैसा रखा आपने, उसी कंडीशन में अगर उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करें तो रिजल्ट हर बार अलग अलग आए। समझ में आ गया? मतलब ऐसा नहीं कि रिजल्ट हर बार सेम आएगा, रिजल्ट सेम नहीं आएगा, हर बार अलग अलग रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है जैसे आज मान लो, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपने कॉइन है, आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक, इसी एटमॉस्फेयर में मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस किया, पता चला हेड आया। ठीक है, क्या गारंटी कि दोबारा टॉस करने पर हेड ही आएगा? टेल भी आ सकता है। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट अलग अलग आ सकता है सेम कंडीशंस में, उसे हम बोलते हैं यादृच्छिक अनुप्रयोग। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। व्हाट इज़ यादृच्छिक अनुप्रयोग, व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको सेम कंडीशंस में बार बार रिपीट करने पर अलग अलग रिजल्ट देता है। इसका मतलब है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे आपने एक पासे को फेंका, हो सकता है जब आप पहली बार पासे को फेंके 1 आए, हो सकता है जब दूसरी बार पासे को फेंके तो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। पर ऐसा नहीं है कि पहली बार 1 आया और आपने हर बार फेंका हर बार 1 आएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? इसको लिखेंगे ऐसा अनुप्रयोग जो, ऐसा अनुप्रयोग जो, ठीक है, ऐसा अनुप्रयोग जो निश्चित कंडीशंस में बार बार करने पर अलग रिजल्ट्स देता है। समझ में आ गया? तो क्या कहलाता है? वो यादृच्छिक यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, यहाँ पर कोई डाउट, किसी तरह का डाउट नहीं है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री के लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, केमिस्ट्री के लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री के लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? केमिस्ट्री के लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो भी केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सब डिटर्मिनिस्टिक के अंदर आते हैं, राइट। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर हेड या टेल आना। ठीक है ना, हेड या एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 या 6 आना, 1 2 3 4 5 या 6 आना। ठीक है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट कहलाता है भैया? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, नीचे इसके एग्जांपल लिख सकते हैं। दूसरा, एक कॉइन को फेंकने पर हेड या टेल आना। ठीक है, तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 आना, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक कॉइन को फेंकने पर हेड या टेल आना, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को आप सेम कंडीशन में कितनी बार भी कर लो, रिजल्ट क्या आएगा? अलग अलग ही आएगा।
ठीक है। आप हमेशा नहीं कह सकते कि मैं 10 बार कॉइन टॉस करूँगा हेड ही आएगा ना, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। तो ये अपने पास दोनों डेफिनेशंस थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। ठीक, अब बात करते हैं सैम्पल स्पेस की। किसकी बात करते हैं? सैम्पल स्पेस की, ठीक है ना। देखिए सैम्पल स्पेस का मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि। मैं आपको सही बताऊं तो अगर आप ढंग से इसके इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे तो आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। सैम्पल स्पेस, ठीक। सैम्पल स्पेस का क्या मतलब होता है? कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं जितनी बातें करूंगा वो डिटर्मिनिस्टिक की नहीं करूंगा, मैं रैंडम की ही करने वाला हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है अगर आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करा तो उसके जितने भी आउटकम आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, उन सबका जो समुच्चय होगा वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने पर आने वाले सभी रिजल्ट का जो समुच्चय होगा वो रैंडम वो सैम्पल स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैम्पल स्पेस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा सुने, कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने पर जो भी रिजल्ट आएंगे उन सबका जो समुच्चय होगा वो सैम्पल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग को करने पर आने वाले, ठीक है, किसी भी यादृच्छिक प्रयोग को करने पर आने वाले, जो भी आप जब रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करोगे, आने वाले रिजल्ट्स का समुच्चय जो है ना, रिजल्ट्स का क्या कहलाता है? समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है? वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सैम्पल स्पेस कहलाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट आया है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो यादृच्छिक प्रयोग को करने पर आने वाले रिजल्ट का जो समुच्चय होगा वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। आपने 2 पासों को फेंका। कॉइन को क्या बोलते हैं? कॉइन को बोलते हैं सिक्का, है ना। 2 सिक्कों को उछालने पर, करेक्ट, ठीक है। तो 2 सिक्कों को उछालने पर आपसे पूछा गया सैम्पल स्पेस क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? एसएस क्या होगा, सैम्पल स्पेस क्या होगा, ठीक है। तो आपने 2 सिक्कों को उछाला तो सैम्पल स्पेस क्या होगा। तो आप सबसे पहली बात सोचिए कि जब आप 2 सिक्कों को उछालेंगे तो जो जो पॉसिबल रिजल्ट हैं वो लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा भाई, है ना। तो इसका सैम्पल स्पेस होगा, क्या होगा भाई? 2 सिक्कों को उछालने पर या तो हेड और टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर हेड और हेड आ सकता है, या फिर टेल और टेल आ सकता है। 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है जब आपने 2 सिक्कों को उछाला तो 2 सिक्कों को उछालने पर हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल ये आ सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सैम्पल स्पेस हो गया। तो व्हाट इज सैम्पल स्पेस? दिस इज सैम्पल स्पेस। जो रिजल्ट आ सकते हैं सारे सैम्पल स्पेस हैं। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ठीक है। जैसे आपने 2 पासों को फेंका, ठीक है ना। 2 पासों को फेंकने पर सैम्पल स्पेस क्या आएगा? ठीक, 2 पासों को फेंकने पर सैम्पल स्पेस क्या आएगा? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? 2 पासों को फेंकने पर सैम्पल स्पेस क्या आएगा। अगर मुझे 2 पासे फेंकने हैं तो 2 पासों को फेंकने पर सैम्पल स्पेस क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर मुझे 2 पासे फेंकने तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए लिखता हूँ मैं आपके सामने। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहली पॉसिबिलिटी, एक पासे पर 1 फिक्स कर लो, दूसरे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है ना, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। समझ में आ गया? पहले पर 1 फिक्स कर लो, दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसी तरह से दूसरे वाले पहले वाले पर 2 फिक्स कर लो। फिर अपने पास वापस कितने केस बनेंगे बेटा? वापस अपने पास 6 केस बनेंगे, ठीक है। वापस कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 पर आ जाइए। पहले वाले पर 3 फिक्स कर लो, तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ठीक है। फिर 4 फिक्स कर लो तो क्या आएगा? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6, ठीक है। 5 पर आ जाइए। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6, ठीक है। इसी तरह से 6, 1, 6, 2, ठीक, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। समझ में आ गया?
तो ये सैम्पल स्पेस हो गया। कहने का मतलब है जो रिजल्ट आ सकते हैं, मैं बस सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट आ सकते हैं ना वो सारे के सारे सैम्पल स्पेस हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द सैम्पल स्पेस, तो इसका टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36, कितने आएंगे 36, 6 6 6 6 6, टोटल सैम्पल स्पेस कितना आ गया 36, ये आउटकम है इसका। क्लियर। यहाँ पे कितना टोटल सैम्पल स्पेस आया 4, कितना है 4, 1 2 3 4, टोटल पॉसिबिलिटीज 4 थी, यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 36, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सैम्पल स्पेस। मैं फिर समझा रहा हूँ सैम्पल स्पेस का मतलब समझो, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने पर जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं उन सब का जो समुच्चय होगा दैट इज नोन एज सैम्पल स्पेस, राइट। अब हम चलते हैं इसके आगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग लिखना चालू करिए, लिखे सारे लोग, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखिए, क्या है, लिखिए एक कॉइन को टॉस किया जाता है, एक कॉइन को यानी एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है। यदि उस पर हेड आता है, 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 यदि उस पर हेड आता है तो पासे को फेंका जाता है। यदि उस पर हेड आता है तो उस पासे को फेंका जाता है। यदि उस पर हेड आता है तो पासे को फेंका जाता है। यदि उस पर हेड आता है तो पासे को फेंका जाता है। यदि उस पर टेल आता है, यदि उस पर टेल आता है तब सिक्के को दोबारा फेंका जाता है। यदि उस पर टेल आता है तब सिक्के को दोबारा फेंका जाता है। तब सैंपल स्पेस ज्ञात करो, तब सैंपल स्पेस ज्ञात करो, तब सैंपल स्पेस ज्ञात करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को दोबारा सुन लो, अगर किसी ने नहीं लिख पाया तो दोबारा लिख लें अच्छे से। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है। यदि उस पर हेड आता है, यदि उस पर हेड आता है तब एक पासे को फेंका जाता है। यदि उस पर हेड आता है तब एक पासे को फेंका जाता है। तथा यदि उस पर टेल आता है तब सिक्के को दोबारा उछाला जाता है, तब सिक्के को दोबारा उछाला जाता है। तब सैंपल स्पेस ज्ञात करो, सैंपल स्पेस ज्ञात करो, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा फील करना क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, कर दिया, ठीक है। मैंने कॉइन को उछाला, उछला, ठीक है। अब कॉइन को उछाला तो दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी दो बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हो सकता है। समझ में आ गया भाई, दो ही पॉसिबिलिटी है। आप एक सिक्के को उछालोगे तो क्या होगा भाई, दो पॉसिबिलिटीज, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब आपने सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पर मान लेते हैं हेड आया, क्या आया, हेड आया, ठीक है। अगर सिक्के को उछालने पर हेड आया तो मैंने पासे को फेंका, हेड आने पर पासे को फेंका, पासे को फेंकते क्या होगा, पासे पे या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पाँच आएगा या छः आएगा। तो अगर हेड आया तो मैंने पासे को फेंका, अगर टेल आया तो फिर मैंने दोबारा सिक्का उछाला, फिर मैंने दोबारा सिक्का उछाला। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर। तो बातें समझ में आ गई, क्या हुआ, अगर हेड आया तो आपने पासे को फेंका, अगर टेल आया तो आपने वापस सिक्के को उछाला। तो अब बताओ पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो गई। पहली पॉसिबिलिटी लिखते जाइए। तो सैंपल स्पेस क्या होगा भैया, सैंपल स्पेस होगा हेड 1, पहले हेड आया फिर 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, ठीक है, हेड के साथ 4 आ सकता है, ठीक है, हेड के साथ 5 आ सकता है, ओके, हेड के साथ 6 आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टेल पर आ जाइए, टेल के साथ हेड आ सकता है और टेल के साथ टेल आ सकता है। ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस को ढंग से समझ लीजिए कि व्हाट इज सैंपल स्पेस, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं और आगे की थ्योरी पर। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस समझ में आना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, राइट। अच्छा अब हम चलते हैं इवेंट यानी घटना, हम चलते हैं इवेंट, इवेंट यानी घटना, ठीक। अब इवेंट क्या चीज़ है भाई, अब तक मैंने आपको जो चीज़ें बताई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है सैंपल स्पेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैंपल स्पेस को, सैंपल स्पेस पर ही पूरी प्रॉबिलिटी टिकी हुई है बेसिकली, तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं घटना क्या होती है। देखिए घटना क्या है, जैसे आपने क्या करा, कोई एक्सपेरिमेंट किया रैंडम, सारी बात ध्यान रखना, रैंडम एक्सपेरिमेंट की हो रही है, बार बार मैं बोल चुका हूँ आपको। हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट जो आएंगे उसके जो सबसेट होंगे यानी उसके जो उपसमुच्चय होंगे वो घटना कहलाता है। तो आपको क्या है सर, ये घटना क्या है, क्या आपने तो बोल दिया ये होता है, होता क्या है, क्या घटना। देखो जैसे आपने एक पासे को फेंका, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। आपने एक पासे को फेंका, है ना, एक पासे को फेंकने पर क्या होगा, एक पासे को फेंका आपने,
डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। एक पासे को फेंकने पर बताओ सैंपल स्पेस क्या आएगा। 1 2 3 4 5 और 6, ये सैंपल स्पेस आ गया है ना, आ गया। तो आपने एक पासे को फेंका, पासे को फेंकने पर एक सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है। अब घटना क्या है, सम संख्या आना। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आना एक घटना है, विषम संख्या आना एक घटना है। तो घटना क्या है, घटना बेसिकली जो सैंपल स्पेस आपका है उसका उपसमुच्चय। जैसे मान लो सम संख्या आना, सम संख्या आना एक घटना है। सम संख्या आने का मतलब 2 4 6, ये घटना है भाई, ये घटना है, ठीक है। बी, विषम संख्या आना एक घटना है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो सम संख्या आना एक घटना है, विषम संख्या आना एक घटना है, क्लियर है। क्या ये इसका उपसमुच्चय है, हाँ है। क्या ये इसका उपसमुच्चय है, हाँ है, क्लियर। तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर अगर आपने किसी पासे को फेंका तो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो उसमें सम संख्या आना क्या है, एक घटना। विषम संख्या आना क्या है, एक घटना। 1 का आना क्या है, एक घटना। 2 का आना क्या है, एक घटना। कहने का मतलब क्या है, घटना क्या है भाई, घटना है कुछ सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा वही घटना होगा, क्लियर। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, या फिर मैं इसको लिखवा देता हूँ, प्रॉपर हिंदी में लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। प्रतिदर्श समष्टि का, प्रतिदर्श समष्टि का, यानी प्रतिदर्श समष्टि किसको बोलते हैं भाई, सैंपल स्पेस को। प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय घटना कहलाता है। क्या कहलाता है, घटना कहलाता है, ठीक है ना। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज व्हाट, इवेंट, ठीक है ना। सबसेट, किसी भी सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा दैट इज नोन एज इवेंट, राइट। समझ में आ गया। तो ये अपने पास है। तो घटना ए, जैसे ए सम नंबर आना एक घटना है, विषम नंबर आना एक घटना है, ठीक है ना। तो ये घटना है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 3 तरह के इवेंट होते हैं, हाँ 2 तरह के इवेंट होते हैं। एक तो श्योर होता है, एक इम्पॉसिबल होता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इवेंट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, ठीक है। एक आता है श्योर इवेंट। श्योर का मतलब होता है 100% श्योर ना। तो श्योर इवेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, निश्चित घटना, निश्चित घटना। समझ में आ गया। तो अब बात आती है इम्पॉसिबल घटना। एक होता है असंभव घटना और एक होता है निश्चित घटना। अच्छा, असंभव घटना क्या है, असंभव घटना का है जैसे मैंने एक पासे को फेंका, एक पासे को फेंकने पर 7 आना, एक पासे को फेंकने पर 7 आना एक असंभव घटना है, क्योंकि एक पासे को फेंकने पर 7 कभी आ ही नहीं सकता। तो एक पासे को फेंकने पर 7 आना एक असंभव घटना है, क्लियर। जो पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो असंभव घटना का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक पासे को फेंकने पर, है ना, एक पासे को फेंकने पर 7 आना, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर 7 आना कैसी घटना है भैया, एक असंभव घटना है, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर 7 आना एक असंभव घटना है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने एक पासे को फेंका और एक पासे को फेंकने पर 7 आया, इसका मतलब वो असंभव घटना है, श्योर। अच्छा, दूसरा अपने पास आता है निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब जो होगी होगी, जो होके ही रहेगी। जैसे आपकी शादी, वो होगी डेफिनेटली, है ना। आपकी शादी होगी डेफिनेटली, उसके आगे के तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, अब इसमें क्या है कि निश्चित घटना क्या है, निश्चित घटना जो है वो क्या है, निश्चित घटना का मतलब जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो एक कॉइन को टॉस करने पर या तो भैया हेड आएगा या टेल आएगा, तो निश्चित घटना होगा ही होगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा भाई। ऐसा नहीं होगा कि बीच में लटक जाए, वो नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर हेड या टेल आना, डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। तो एक पासे को फेंकने पर हेड या टेल आना, हेड या टेल आना कैसी घटना है भाई, एक निश्चित घटना है, एक निश्चित घटना है।
समझ आ गया। तो एक पासे को फेंकने पर टहल या टहलाना एक निश्चित घटना है। और देखिए, एक पासे को नहीं, एक सिक्के को, है ना, सिक्के को, है ना, मैं इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज रहता हूँ। एक सिक्के को फेंकने पर, समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर क्या होगा भाई, है ना, एक पासे को फेंकने पर क्या होगा, एक पासे को फेंकने पर क्या आएगा, या तो एक आएगा, एक या दो, है ना, या तीन या चार, है ना, या पाँच या छः आना, छः आना। कैसी घटना है भाई, एक या दो या तीन या चार या पाँच या छः आना, कैसी घटना है भैया, ये निश्चित घटना है। समझ आ गया। तो चलिए, खैर हमारे पास ये बात आ जाती है। तो हमारे पास दो तरह के इवेंट है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है, एक हमारे पास निश्चित घटना है। दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा कि जो घटना हो ही नहीं सकती वो इम्पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और निश्चित घटना का क्या मतलब है, जो होगी होगी डेफिनेटली। जैसे एक पासे को फेंका, उस पर एक या दो या तीन कुछ भी आया, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, वो श्योर इवेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों में फ़र्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट, इसको हम बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। समझ आ गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। भाई दो इवेंट्स यानी दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी कब होंगी, ठीक, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब अगर आपके पास दो घटनाएं ऐसी हैं जिनका इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, परस्पर अपवर्जी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे दो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, आपने एक पासे को फेंका, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, एक्चुअली चीज़ें समझ में भी एग्जाम्पल से आती है। एक पासे को फेंका आपने, है ना, एक पासे को फेंकने पर, आपने एक पासे को फेंका, ठीक है, एक पासे को फेंकने पर क्या आया, है ना, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आना एक घटना है, सम संख्या आना एक घटना है, ठीक है ना। पासे को फेंकने पर सम संख्या आना एक घटना है, ठीक है, और विषम संख्या आना वो भी एक घटना है। समझ आ गया। तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आना वो भी एक घटना है, विषम संख्या आना वो भी एक घटना है, ठीक है। तो ये भी एक घटना है और ये भी एक घटना है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन बी क्या है, पाई है। कहने का मतलब समझ में आ गया कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आना एक घटना है और विषम संख्या आना एक घटना है, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसे बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी घटना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसे बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या है। तो एक पासे को फेंकने पर अगर सम आना एक घटना है, विषम आना एक घटना है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अपवर्जी घटना है। बिल्कुल क्लियर रखें, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, और ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, एक होती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्या होती है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, उसे बोलते हैं हम हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं उसे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, राइट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण घटना है। क्या कहते हैं, परिपूर्ण घटना है। तो इसको, अच्छा, इसकी लिखवाई नहीं है मैंने, परिभाषा लिख लीजिए इसकी परिभाषा, अगर किसी ने नहीं लिखी हो तो लिख लीजिए, है ना। लिखिए, दो घटनाएं ए और बी, दो घटनाएं ए और बी, दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं। दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं यदि यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो, ठीक है। दो घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो, यानी दोनों का अगर आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो। समझ में आ गया, क्लियर। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा ही था मैंने। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की। परिपूर्ण घटनाएं, ठीक है। मैं एक बार हिंदी और चेक कर लेता हूँ, हिंदी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भैया, है ना। परिपूर्ण घटना है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है ना। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दो इवेंट ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब है जैसे बहुत सारी घटनाएं हमारे पास हैं, है ना, अगर उन सब का मैं यूनियन ले लूँ, क्या ले लूँ? यूनियन ले लूँ। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी घटनाएं हमारे पास हैं, ठीक है। अगर हम सबका यूनियन लें और क्या मिल जाए? हमें सैम्पल स्पेस मिल जाए। क्या मिल जाए? सैम्पल स्पेस मिल जाए, ठीक है। जैसे अपन कह सकते हैं ए, है ना, बी सी डी, है ना, ई सपोज, है ना, ये क्या कहलाती हैं? ये परिपूर्ण घटनाएं कहलाती हैं यदि, क्या कहलाती हैं? ये परिपूर्ण घटनाएं कहलाती हैं यदि, ठीक, परिपूर्ण घटनाएं कहलाती हैं यदि, यदि क्या? यदि इनका अगर हम यूनियन ले लें, यदि हम इनका यूनियन ले लें तो क्या आ जाए? ये सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा सैम्पल स्पेस है। क्या है? ये पूरा सैम्पल स्पेस है। ये इवेंट ए है, समझ में आ गया, ठीक है। ये इवेंट बी है, समझ में आ गया। ये इवेंट सी है, ठीक है। ये इवेंट डी है, समझ में आ गया। और ये इवेंट ई है, समझ में आ गया। इसका आपने यूनियन ले लिया। क्या ले लिया आपने? यूनियन ले लिया। तो आप जैसे बनाना चाहें इसको यहाँ से आप ले लीजिए, ये लीजिए सर, समझ में आ गया। तो इन सबका सैम्पल स्पेस, अगर आप सबका यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सैम्पल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, समझ में आ गया। तो इस तरह से अपन सोच सकते हैं। ये चीज़ें आपको लिंक करनी है, किस तरह से आपको सोचना है ना, ये आपका काम है। तो कहने का मतलब मेरे पास एक इवेंट ए है, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ये इवेंट सी है, ये इवेंट डी है, ये इवेंट ई है। क्लियर? इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको इधर से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। ये लीजिए सर, समझ में आ गया, ये डी हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? इन सबको मिला दूँ, इसको 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 इसका यूनियन ले लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सैम्पल स्पेस मिल जाएगा, ठीक। तो ये कहलाता है, राइट। अच्छा, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के तौर पे अपन ने क्या करेगा? एक पासे को फेंका, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर लेट सपोज सैम्पल जो स्पेस है वो तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, मान लेते हैं, है ना। अच्छा, ए क्या है? ए कोई घटना है जिसमें 1 आया, ठीक है। बी कोई घटना है जिसमें 2 और 3 आया, ठीक है ना, आ गया। अच्छा, सी कोई घटना है जिसमें 4 आया, है ना। अच्छा, डी कोई घटना है जिसमें 5 आया, ठीक है। ई कोई घटना है उसमें 6 आया, समझ में आ गया। तो ए कोई घटना है इसमें 1 आया, बी कोई घटना इसमें 2 और 3 आया, सी कोई घटना इसमें 4 आया, डी कोई घटना इसमें 5 आया, ई कोई घटना इसमें 6 आया, ठीक है। अगर आप इसका ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस। क्लियर? तो कहने का मतलब व्हाट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब है बहुत सारे अगर इवेंट्स हैं और उन सबका यूनियन लेने पर अगर सैम्पल स्पेस आ जाता है तो हम कहते हैं ऐसी घटनाओं को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी परिपूर्ण घटनाएं। समझ में आ गया क्या कहते हैं? परिपूर्ण घटनाएं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की थ्योरी पर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है समप्रायिक घटना, है ना, समप्रायिक घटना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। समझ में आ गया? अच्छा, दो इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं, इसका क्या मतलब है? दो इवेंट्स इक्वली लाइकली होने का इसका मतलब है उनके होने के चांसेस सेम हैं। कोई भी दो इवेंट्स, ऐसी दो घटनाएं जिनके होने के चांसेस समान हैं, मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, कोई भी ऐसी दो घटनाएं जिनके होने के चांसेस इक्वल हैं, समान हैं, तो ऐसी घटनाएं कहलाती हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। समझ में आ गया? तो यानी जिनके होने के यानी आने के चांसेस बराबर। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो जितनी संभावनाएं हेड आने की है उतनी ही संभावना टेल आने की है, कहना इसका मतलब क्या है? ये इक्वली लाइकली इवेंट है। इसी तरह से अगर आप एक पासे को फेंकते हैं यानी आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो एक डाइस को थ्रो करने पर जितनी पॉसिबिलिटी 1 आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी 2 आने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी 3 आने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी 4 आने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी 5 आने की है और उतनी पॉसिबिलिटी 6 आने की है। समझ में आ गया? तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्या मतलब है? इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है दो इवेंट्स, दो घटनाएं इक्वली लाइकली कहलाती हैं यदि उनके होने की संभावनाएं सब बराबर हैं, उनके होने के चांसेस बराबर हैं। तो लिख लीजिए आप, दो घटनाएं ए व बी, दो घटनाएं ए व बी समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं यदि दोनों के होने की संभावनाएं बराबर हैं, यदि दोनों के होने की संभावनाएं बराबर हैं। दो घटनाएं ए व बी समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं यदि दो घटनाएं ए व बी समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं यदि दोनों के होने की संभावनाएं बराबर हैं, यदि दोनों के होने की संभावनाएं बराबर हैं।
तो दो घटनाएं ए व बी समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं यदि दोनों के होने की संभावनाएं बराबर हैं, ठीक है ना। चांसेस ऑफ अक्रेंस ऑफ बोथ आर सेम। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ देयर चांसेस ऑफ अक्रेंस इज सेम। दोनों के होने की संभावनाएं बराबर हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कॉइन को उछालने पर एक कॉइन को उछालने पर हेड या टेल आना, ठीक है ना। हेड या टेल आना कैसी घटना है भैया, ये एक समप्रायिक घटना है, ठीक है ना, इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। एक कॉइन को उछालने पर हेड या टेल आना एक समप्रायिक घटना है। समझ में आ गया? क्लियर है। आपने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड, जितनी संभावना है हेड आने की उतनी संभावना टेल आने की। क्लियर। तो इसे बोलते हैं हम समप्रायिक घटना। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल एक पासे को फेंकने पर, यानी एक डाइस को थ्रो करने पर, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर क्या, एक या दो, है ना, या तीन, है ना, या चार, है ना, या पाँच या छः आना, ये कैसी घटना है भैया, ये इक्वली लाइकली इवेंट है, यानी समप्रायिक घटना है। बहुत क्लियर रखें, चीज़ें बहुत क्लियर रखें, है ना। समझ में आ गया? ठीक। तो अब तक हमने जो टर्म्स देखी हैं, एक बार मैं आपको टर्म्स को रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस देखा। पर रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब आपको पता ही था। सैम्पल स्पेस क्या होता है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं उनका समुच्चय क्या कहलाता है, सैम्पल स्पेस कहलाता है। सैम्पल स्पेस के बाद मैंने आपको समझाया घटना। घटना क्या होती है, सैम्पल स्पेस के जो उप समुच्चय होंगे वो घटना कहलाती है। ठीक है। घटना में हमने बोला कि दो तरह की घटनाएं होती है, एक तो श्योर घटना होती है, एक इम्पॉसिबल घटना होती है। अगर इम्पॉसिबल घटना है इसका मतलब जो हो ही नहीं सकती, और श्योर जो होके ही रहेगी। श्योर का मतलब मैंने समझाया था, जैसे कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल आएगा ही आएगा, या फिर हमने एक पासे को फेंका तो हमें 1 2 3 4 5 6 आएगा ही आएगा, ठीक है ना, उनमें से कोई एक आएगा ही आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक। और इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, एक आपने डाइस को थ्रो किया तो डाइस को थ्रो करने पर 7 आ जाए, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद हमने बात की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैंने बोला था, एक हमने डाइस को फेंका, तो डाइस को फेंकने पे जैसे सम नंबर आना यानी इवन नंबर आना एक घटना है, ठीक है। ऑड नंबर आना यानी विषम नंबर आना एक घटना है, ठीक है। तो डाइस को फेंकने पर इवन नंबर आना एक घटना है, ऑड नंबर आना एक घटना है, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती हैं। एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है, अगर बहुत सारी घटनाएं हमारे पास हैं, अगर उन सब का मैं यूनियन ले लूँ, तो घटनाएं जो बहुत सारी घटनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहलाती हैं। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब होगा ऐसी घटनाएं जिनका अगर हम यूनियन ले लें तो हमें सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, राइट। एक आती है इक्वली लाइकली इवेंट्स, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि दो या दो से ज़्यादा दो घटनाएं जो है वो इक्वली लाइकली कहलाती हैं। कब? अगर उनके होने के चांसेस बराबर है, उनके होने की संभावनाएं बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है। अब आती है हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। अब किसकी बात करेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए तो लिखिए, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता की परिभाषा, ठीक है ना। जो क्लासिकल परिभाषा है यानी प्रायिकता की जो पुरानी परिभाषा हम देखते हैं, तो प्रायिकता की परिभाषा क्या है, पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो लिखिए प्रायिकता की परिभाषा क्या है, लिखिए, यदि आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे, तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। एक यादृच्छिक प्रयोग के यदि एक यादृच्छिक प्रयोग के n संभव आउटपुट हैं, आउटपुट मतलब रिजल्ट हैं, n संभव रिजल्ट हैं, ठीक है ना। यदि एक यादृच्छिक प्रयोग के n संभव रिजल्ट हैं जो 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 इक्वली लाइक है, कॉमा, ठीक है, म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव हैं, कॉमा, ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। पहले मैं इतनी बात समझा दूँ फिर मैं आगे लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, इन सब की हिंदी में आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैंने इनको इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, जब आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसके टोटल एन आउटपुट आए, लेकिन वो एन आउटपुट कैसे हैं वो सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात वो समझ लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। एन आउटपुट कैसे होने चाहिए, उनके होने की संभावना बराबर होनी चाहिए। हर रिजल्ट, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पर हेड आया, टेल आया। मैं समझाता हूँ इस बात को, देखिए कॉइन को टॉस करने पर हेड आया और टेल आया, तो हेड आने की जितनी पॉसिबिलिटी थी टेल आने की भी उतनी पॉसिबिलिटी थी। तो क्या हेड और टेल आना इक्वली लाइकली है? बिल्कुल है, इक्वली लाइकली है, बिल्कुल है सर, है पक्का। अच्छा, दूसरी बात, तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हेड आना और टेल आना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तीसरी बात, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जब मैं हेड वाले का यूनियन करूंगा टेल वाले के साथ तो क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। तो कहने का मतलब, आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल ठीक है। जब आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एंड रिजल्ट आपके आए, वो रिजल्ट कैसे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, रिजल्ट कैसे होने चाहिए, उन सारे रिजल्ट्स वो इक्वली लाइकली होने चाहिए, यानी सबके होने की संभावनाएं बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनमें से किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, अगर उन सबका यूनियन ले लूँ तो क्या मिल जाना चाहिए, मुझे सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, ध्यान रखना, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एन मेरे पास आउटकम आएंगे वो आपस में कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए और इक्वली लाइकली होने चाहिए। वो मेरा टोटल केसेस हैं, टोटल केसेस एन होंगे, राइट। अच्छा, ये तो हो गया, हमारे पास एन संभव आउटपुट है, तो ये तो मेरे पास है एन, आउटपुट की बात हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। तथा इन एन आउटपुट में से, इन आउटपुट में से घटना ए के फेवर में, घटना ए के फेवर में एम आउटपुट है। समझ में आ गया, ठीक, क्लियर। भाई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप सबको पता है क्या होती है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, है ना, मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, यही होता है ना, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ये आपको पता है, मैं तो लिखवा रहा हूँ आपको। पर फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस में सबसे पहली बात समझिएगा कि जो टोटल केस है उस पर मैंने फोकस किया है कि टोटल केस में क्या होना चाहिए, जितने भी रिजल्ट आपको मिले वो आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए। उसमें से कुछ केसेस ऐसे होंगे जो मैं घटना चाहता हूँ उसके फेवर में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो घटना के फेवर में नहीं होंगे। भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे मैं चाहता हूँ हेड आ जाए, है ना, हेड आ जाए। तो कॉइन को टॉस करने पर हेड आना, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा फेवर है, मैं चाहता हूँ कि फेवर में मेरे हेड आ जाए। अब आएगा तो हेड या टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के एन रिजल्ट हैं और वो एन रिजल्ट इक्वली लाइकली हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं, और उसमें से एम आउटपुट जो हैं, उन एन आउटपुट में से घटना ए के फेवर में एम है, ये एम है भैया, और ये टोटल एन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए, तब ए के होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है बेटा। तो ए के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा पी ए बराबर ए के फेवर में केस, है ना, यानी अपन बोल सकते हैं फेवरेबल केस, यहाँ पर आएगा टोटल केस, ठीक है। तो फेवर में कितने हैं भैया, ए के फेवर में है एम और टोटल कितने हैं एन, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिए, लेकिन बस इसमें ध्यान रखिएगा जो टोटल केसेस इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा एन आउटपुट का आपको ध्यान रखना है। और फेवरेबल तो आप समझते हैं कि जो हम जो चाहते हैं उसके फेवर में कितने केसेस हैं, वो फेवरेबल है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है, एम अपॉन एन, ठीक है। एम क्या है, ए के होने के फेवर में, और एन क्या है, टोटल जो रिजल्ट आएंगे उस एक्सपेरिमेंट के, वो एन है, क्लियर। तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक तो होता है होने का, एक होता है ना होने का, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, चलिए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, m जो है, m की वैल्यू 0 से लेकर n के बीच में होगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि m की वैल्यू 0 से n के बीच में होगी, मैं आपको समझा दूँ कैसे। देखिए, कोई भी इवेंट अगर होगा,
आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा भाई, आप जो चाहते हो वो हो ही ना, आप जो चाहते हो वो हुई ना। जैसे मैंने एक पासे को फेंका, अब पासे को फेंकने पर मैं 7 चाहता हूँ तो 7 7 तो आएगा ही नहीं, तो जो मैं चाहता हूँ वो मिलेगा नहीं। ठीक है, ये तो बात तय है कि वो 7 जब मैं चाहता हूँ तो 7 मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है, 7 तो आएगा नहीं। तो एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिले ना, तो फेवरेबल केस 0 भी हो सकता है। एक केस ये भी हो सकता है कि फेवरेबल केस आपके टोटल केसेस के बराबर हो जाए, जो आप चाहते हो वही आपको मिल जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। क्लियर। तो m जो है ना, जो फेवरेबल केसेस हैं उनका मान 0 से लेकर और टोटल केसेस के बराबर हो सकता है। टोटल केसेस से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई, जितना रिजल्ट आए उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा। तो जो m है वो हमेशा ध्यान रखिए 0 से लेकर n के बीच में होगा। ध्यान रखिए 0 से लेकर n के बीच में होगा। 0 कब होगा, इम्पॉसिबल इवेंट के केस में। n कब होगा, जो 100% इवेंट यही ही होने वाला है तब n होगा। क्लियर। तो m कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर n के बीच में। अगर इसको हम n से डिवाइड करते हैं तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 0 से लेकर 1 तक। समझ में आ गया। तो किसी भी घटना ए के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज ए की होने की प्रायिकता क्या होगी, घटना ए की होने की प्रायिकता होगी m/n। m मतलब फेवरेबल केस, n होगा टोटल केस। और ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं आ सकता और 0 से छोटा नहीं आ सकता। 0 कब आएगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, है ना, और बिल्कुल 100% इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अदरवाइज हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आएगी। क्लियर। अच्छा, ये तो हो गई ए के होने की प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। यदि हम किसकी बात करने वाले हैं, अब बात करते हैं ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। राइट। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं पी ए बार। अब आप एक चीज सोचो, अब मैं चाहता हूं ए ना हो, है ना, फिर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ा ना बदलेगी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो वही रहेगी, फेवरेबल अपॉन टोटल केस। ठीक है, टोटल केसेस तो हमारे एन ही थे। ठीक है, अब ए के ना होने के फेवर में क्या होगा भाई, टोटल इवेंट थे एन, टोटल केसेस थे एन। ठीक है, एन में से एन किसके फेवर में थे, ए के फेवर में थे। एम किसके फेवर में थे, एन के फेवर में, ए के फेवर में थे। हम चाहते हैं ए के फेवर में ना हो, पी ए बार का मतलब ए के फेवर में ना हो। तो ए के फेवर में ना हो कितने केस बचे, एन माइनस एम। अरे टोटल कितने थे, एन। ए के फेवर में कितने थे, एम। ठीक है, ए के फेवर में कितने थे, एम। टोटल थे एन, ए के फेवर में कितने थे, एम। तो एन माइनस एम क्या होगा, एन माइनस एम हो गया ए के फेवर में ना हो, ए के फेवर में ना हो। समझ में आ गया। क्लियर। तो एन माइनस एम अपॉन एन, ये हो गया पी ए बार। समझ में आ गया, श्योर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो पी ए बार बराबर आएगा 1 माइनस एम अपॉन एन आएगा। क्लियर। तो ये आ गया पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 आ जाएगा। समझ में आ गया, पी ए प्लस पी ए बराबर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ए के होने की और ए के ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर आपको ए के होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो आप ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और अगर ए के ना होने की पता है तो आपके ए के होने की निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये बात हमारे पास हो गई। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। लिखिए, दो सिक्कों को छालने पर, क्वेश्चन लिखिए, दो सिक्कों को छालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। दो सिक्कों को छालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। एग्जैक्टली 1 हेड आने की। ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड आने की। ठीक है, दूसरा क्या है, एटलीस्ट कम से कम 1 हेड आने की, कम से कम 1 हेड आने की। ठीक है, और तीसरा मेरे पास है अधिकतम 1 हेड आने की। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारे पास है दो सिक्कों को छालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन है दो सिक्कों को छालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक, दो सिक्कों को छालने पर प्रायिकता आपको निकालनी है अलग अलग केसेस में। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को छालने पर एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अधिकतम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहली बात आता है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखिए। तो दो सिक्कों को छालने पर सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा हेड। ठीक है, हेड कॉमा हेड और टेल कॉमा टेल। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक, जब भी आपसे बोला जाए कि दो सिक्कों को छालना है तो दो सिक्कों को छालने पर जो पॉसिबिलिटीज है सारी लिख दो। तो ये तो मेरे पास टोटल केसेस आ गए। तो टोटल केसेस कितने आ गए, 4। ठीक है, टोटल केसेस कितने आ गए, 4। ठीक, अब आप करेंगे फेवरेबल की बात।
फेवरेबल क्या होता है, वो आपसे क्या चाहता है, आपसे चाहता है कि एग्जैक्टली एक हेड मिले। पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ मुझे एग्जैक्टली एक हेड मिले, एग्जैक्टली एक हेड मिले, ठीक है। तो आप देखिए ये टोटल सैंपल स्पेस आपके सामने है, क्लियर है। उसमें से आपको वो ढूंढना है जिसमें एग्जैक्टली एक ही बार हेड आ रहा हो, एग्जैक्टली एक ही बार हेड आ रहा हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक बार हेड तो यहाँ आ रहा है और एग्जैक्टली एक बार हेड यहाँ आ रहा है। तो आप चाहते हो एग्जैक्टली ठीक एक बार हेड आए, ठीक है ना, ठीक एक बार हेड आए। तो ठीक एक बार हेड आने के फेवरेबल केसेस कितने हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 फेवरेबल केसेस हैं, कौन कौन से, हेड कॉमा टेल और टेल कॉमा हेड, ठीक है। कितनी संभावना है, 2, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 2/4। कितना आंसर आएगा, 1/2, क्लियर। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, मैंने क्या किया है, सीधी बात है। सबसे पहली बात, जब मैंने 2 सिक्कों को उछाला तो 2 सिक्कों को उछालने पर जो टोटल केसेस बनेंगे वो 4 बनेंगे। अब फेवरेबल ढूंढो। फेवरेबल क्या कहता है, वो कहता है कि ठीक एक हेड आना चाहिए, ठीक एक हेड आना चाहिए, यानी ठीक एक हेड आना चाहिए। तो ठीक एक हेड आने वाले केसेस कौन से, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो 2/4 यानी 1/2 आ जाएगी, क्लियर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस आ जाता है, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कम से कम एक हेड आए, है ना, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए। अच्छा, कम से कम एक हेड आने का मतलब है कम से कम एक हेड आए, यानी एक हेड भी आ सकता है और 2 हेड भी आ सकता है। कम से कम एक हेड आने का मतलब है एक हेड आ सकता है और 2 हेड आ सकते हैं। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक पॉसिबिलिटी है ये वाली, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है ये वाली, ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये वाली, ठीक है। कम से कम का मतलब होता है एक तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, तो एक तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, ये आपका आंसर है, ठीक। अच्छा, तीसरा केस आता है अधिकतम एक हेड आना चाहिए, अधिकतम एक हेड आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है अधिकतम एक हेड आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, अधिकतम एक हेड आना चाहिए, ठीक है। अधिकतम एक हेड आने का मतलब है एक से ज़्यादा हेड आएगा नहीं। अधिकतम एक हेड आने का मतलब है एक हेड आ सकता है या 0 हेड आ सकते हैं, ठीक है। अधिकतम एक हेड आने का मतलब है, जैसे मेरे से किसी ने बोला कि तू मैक्सिमम 10 रुपये खर्च कर सकता है। अब तू मैक्सिमम 10 रुपये खर्च कर सकता है, इसका मतलब क्या है, तू 10 कर सकता है या 10 से कम कर सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अधिकतम एक हेड आने का मतलब है या तो एक हेड आ सकता है या 0 हेड आ सकता है। मैं 10 रुपये अधिकतम खर्च करने का मतलब मैं 10 रुपये खर्च कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, अधिकतम 10 कर सकता हूँ, ठीक है। तो अधिकतम एक हेड आने का मतलब है भैया एक हेड आ सकता है या एक से कम हेड आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी बताओ कौन कौन सी है। अधिकतम एक हेड आने का मतलब एक आएगा या एक से कम आएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी हेड टेल, ठीक है, और टेल हेड और टेल टेल, समझ में आ गया। एक पॉसिबिलिटी होगी अपने पास। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 3। तो प्रॉबिलिटी बताओ क्या आएगी, तो प्रॉबिलिटी आएगी बेटा 3/4। प्रॉबिलिटी कितनी आएगी, 3/4, समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे समझो। मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा अभी, तो मैं बहुत छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल लेना जरूरी है ताकि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जब हमने 2 सिक्कों को उछाला तो 2 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से हम सोच सकते थे, राइट, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे करेंगे, 2 सिक्कों को छाड़ा, ठीक एक हेड चाहिए, ठीक एक हेड चाहिए, तो यानी 2C1, 2 में से एक बार हेड आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आएगा 2C1/4, है ना। यहाँ पर क्या है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम एक हेड आने का मतलब है 2 में से एक पर हेड आ जाए या 2 में 2 पर हेड आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया। कम से कम एक हेड आने का मतलब है 2 में से एक पर हेड आ जाए या 2 में से दोनों पर हेड आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम एक हेड आने का मतलब है 2 में से एक पर हेड आ जाए या 2 में से किसी पर भी हेड ना आए। इस तरीके से अपन सोच सकते हैं। तो ये आंसर आएगा। तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 4 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। 4 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, 4 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। हेड एंड टेल ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं, एकांतर क्रम में आते हैं, ठीक है ना। हेड एंड टेल ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं, एकांतर क्रम में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, व टेल का आना अनिवार्य है।
समझ में आ गया। हेड एंड टेल ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपने 4 सिक्कों को एक साथ उछाला है, 4 सिक्कों को उछालने पर हेड और टेल के ऑल्टरनेट ऑर्डर में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑल्टरनेट ऑर्डर का मतलब है हेड टेल है ना, ऑल्टरनेट यानी हेड फिर टेल, ऐसे नहीं आना चाहिए, हेड टेल है ना, इस तरह से आना चाहिए, टेल हेड, ठीक है। दूसरा है हेड की संख्या टेल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है वे टेल का आना अनिवार्य है, टेल आना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ठीक 2 हेड आए, ठीक 2 हेड आए। तीसरा क्वेश्चन है ठीक 2 हेड आए, ठीक है। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन मेरे पास हैं। एक क्वेश्चन ये है कि हेड और टेल जो है ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है वे टेल का आना अनिवार्य है। और तीसरा क्वेश्चन है ठीक 2 हेड आए। ओके, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात आप सारे रिजल्ट लिखिए। जब मैंने 4 कॉइन्स को टॉस किया है ना, 4 कॉइन्स को मैंने क्या किया, टॉस किया, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 कॉइन्स को टॉस किया। तो 4 कॉइन्स को टॉस करने पर जो भी संभावना है वो सब मैं लिख लेता हूँ। देखिए क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम पीएनसी की बात करते हैं तो पीएनसी में हम बात करते हैं ट्री डायग्राम की। किसकी बात करते हैं, ट्री डायग्राम की। ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, हेड टेल, है ना, ठीक है, समझ में आ गया, हेड टेल। इसको आप ऐसे समझो कि एक सिक्के को हमने 4 बार उछाला या 4 सिक्कों को हमने एक साथ उछाला, बात बराबर ही है। दोनों ही केस में रिजल्ट हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सेम ही आने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो आप आंसर समझते हैं कि आपने एक सिक्के को उछाला 4 बार, ठीक है। तो पहले बार जब उछाला तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है। अगर हेड आया तो दोबारा क्या आ सकता है, हेड या टेल, या टेल आया तो दोबारा क्या आ सकता है, हेड या टेल, ठीक है, समझ में आ गया। फिर दोबारा उछाला, अगर यहाँ हेड आया तो दोबारा पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यहाँ पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, समझ में आ गया। तो हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम लिख लेते हैं, समझ में आ गया। तो हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, एच 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 एच, पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, एच 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 टी, है ना, एच 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 टी। फिर क्या लिखेंगे, एच एच टी एच 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 टी टी, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे एच टी एच एच टी, ठीक है, समझ में आ गया। एच टी एच लिख लिया, ओके, एच टी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एच टी एच लिख लिया, फिर हमने लिख लिया एच टी, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर वाले तो मैंने लिख लिए। इसी तरह से हम बाकी जो लिखेंगे, बाकी बच्चों को लिख देता हूँ। तो बाकी बच्चों को मैं इधर लिख देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, टी एच एच, ठीक है, टी एच टी, ठीक है, टी एच, ओके, टी एच टी, ओके। फिर आता है टी एच टी एच टी एच टी और टी, समझ में आ गया। तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास हैं, राइट, समझ में आ गया, क्लियर है। सबसे पहली बात आप समझिए आपने क्या किया, एक ही कॉइन को 4 बार टॉस करो या 4 कॉइन को एक साथ टॉस करो, तो जो रिजल्ट आने वाले वो तो सेम ही आने वाले हैं, सैंपल स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, या तो हेड आएगा टेल आएगा, अगर हेड आया तो दोबारा हेड एंड टेल, फिर दोबारा पॉसिबिलिटीज ऐसे बनाते जाएंगे अपन लोग, समझ में आ गया। तो पॉसिबिलिटीज़ हम बनाते जाएंगे इस तरह से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद देखिए अब क्या होगा, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब आता है एक एक करके हम फेवरेबल ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये हमने रिजल्ट लिखे हैं। अच्छा, ये रिजल्ट लिखने का दूसरा तरीका बताया तो हमको क्या होगा, दूसरा तरीका, अगर किसी बच्चे को नहीं आता, एक तो टी डायग्राम है, टी डायग्राम से आप निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे हमने एक सिक्के को 4 बार छाला या 4 सिक्कों को छाला, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है भाई, एक पर 2 है, दूसरे पर 2 है, तीसरे पर 2 है, चौथे पर 2 है, तो सब पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 16, ठीक है। तो 16 पॉसिबिलिटीज़ में क्या करेंगे, पहले 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो 16 को 2 से डिवाइड करो, 16 को किससे डिवाइड करो, 2 से। तो जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो 8 बार हेड लिख लो, 8 बार हेड लिख लो और 8 बार टेल लिख लो। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं।
ठीक है। फिर 8 का आधा करो, 4 4, तो 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, ठीक है। फिर 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, समझ में आ गया। फिर 4 का आधा 2 होता है, तो 2 बार हेड, ठीक है, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 2 का आधा 1, हेड टेल, 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 हेड और टेल, ठीक है। ये टोटल आपके पॉसिबल आउटकम्स आ गए, समझ में आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। जैसे सबसे पहली बात देखिए, आप टोटल आउटकम कितने थे, 16, 16 का आधा करिए 8, 8, तो 8 बार हेड लिखो, 8 बार टेल लिखो। फिर 8 का आधा 4, तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। फिर 4 बार हेड लिखो, फिर 4 बार टेल लिखो। फिर 4 का आधा होगा 2, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 2 का आधा 1, ठीक है। अब आप अपने रिजल्ट में मिला लीजिए, सारे रिजल्ट वही आए होंगे। देखिए पहला रिजल्ट ये रहा, सेम, ठीक है। दूसरा रिजल्ट सेम, मिलाते जाइए। थर्ड रिजल्ट सेम, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट सेम, ठीक है। आप देखते जाइए। पांचवा रिजल्ट सेम, आपको दिख गया होगा, सारे रिजल्ट सेम आ रहे हैं। छठा सेम, क्लियर, ठीक है। सातवां सेम, आठवां सेम, दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से सारे 8 रिजल्ट आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो मेरे को लगता है ये बेस्ट तरीका है, जब भी कॉइन का क्वेश्चन आए, एक कॉइन को 3 बार उछाला है ना, एक कॉइन को 4 बार उछाला, एक कॉइन को 2 बार उछाला, तो बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया। एक कॉइन को 2 बार उछाला तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ का आधा करो, है ना। जैसे 3 बार उछाला, मान लेते हैं एक कॉइन को मैंने 3 बार उछाला सपोज, ठीक है। एक कॉइन को कितनी बार उछाला बेटा, 3 बार, ठीक। अगर एक कॉइन को मैंने 3 बार उछाला सपोज, तो 3 बार उछालने का मतलब हुआ टोटल पॉसिबिलिटीज़ 8 होंगी। कितनी होंगी, 8। पहले 8 का आधा करो, 8 का आधा कितना होगा, 4, तो 4 बार हेड, 4 बार टेल, ठीक है। 4 का आधा होगा 2, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। 2 का आधा होगा 1, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। ये ट्रिक बन गई आपकी, समझ में आ गया। तो बेस्ट तरीका है, क्लियर है। तो ये तो गए इसके ट्रिक। अब बात करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के करके करते जाते हैं। हमें जो पॉसिबिलिटीज़ चाहिए क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम अपना आंसर देंगे, राइट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, एक एक करके एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उसने बोला है कि हेड और टेल जो हैं वो ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। हेड और टेल ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं, इसका क्या मतलब है, हेड और टेल ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं, इसका मतलब हेड के बाद टेल आना चाहिए और टेल के बाद क्या आना चाहिए बेटा, हेड आना चाहिए, क्लियर। तो देखिए अब ढूंढिए आप लोग क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में नहीं आ रहे, गोली मारो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं ये भी नहीं है, हेड टेल ये भी नहीं चाहिए, हेड टेल, एक तो ये आ गया काम का। और देखिए ये नहीं है ना, हेड टेल ना, टेल हेड ना, टेल हेड ना, टेल हेड, एक आ गया अपने पास काम का 2, ठीक है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, बस 2 ही काम के हैं बस, जिसमें ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं। हेड के बाद टेल आ रहा है, टेल के बाद हेड आ रहा है, ठीक है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी अपन को चाहिए थी जिसमें एक एक करके आते हैं, ठीक है। तो 2 ही फेवरेबल हैं, ST और TSTH, क्लियर। तो हमारे पास फेवरेबल केस क्या है बेटा, फेवरेबल केस मेरे पास टोटल 2 हैं, ठीक है। और टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस हमारे पास 16 हैं। कितने हैं, 16। तो बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 2/16 यानी 1/8। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा हम चलते हैं बी पार्ट पर। किस पर चलते हैं, बी पार्ट पर, ठीक है। बी पार्ट कहता है कि हेड की संख्या टेल से ज़्यादा होनी चाहिए, हेड की संख्या टेल से ज़्यादा होनी चाहिए और टेल का आना अनिवार्य है। यानी हमको वो केस सेलेक्ट करने हैं जिसमें टेल तो आएगा ही आएगा, साथ में हेड टेल से ज़्यादा आना चाहिए, क्लियर। तो हमें वो केसेस ढूंढने हैं जिसमें क्या होगा, हेड की संख्या टेल से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन टेल का आना अनिवार्य है, टेल भी आना चाहिए। अब देखो क्या होगा, देखते हैं ना भाई, ढूंढते हैं। चलो पहली बात तो वो केसेस देखो जिसमें टेल आ रहा है ना, तो ये हमें लेना नहीं है, भूल जाओ उसे, है ना। अच्छा ये वाला केस मेरे काम का है क्योंकि हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, ठीक है। हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, करेक्ट, ठीक है। ये नहीं ले सकते क्योंकि हेड और हेड टेल बराबर है, हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, ये ले सकते हैं, क्लियर। हेड की संख्या टेल से ज़्यादा, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, ठीक है। हेड की संख्या टेल से ज़्यादा, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ठीक है ना। ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ठीक है ना। हेड की संख्या ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते, क्लियर। तो बताइए फेवरेबल क्या हुआ, फेवरेबल कौन सा हुआ, एक तो ये वाला केस हुआ, हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, पहला केस। हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, दूसरा केस, ठीक है। हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, तीसरा केस। और कौन सा केस है हमारे पास, हेड की संख्या टेल से ज़्यादा है, चौथा केस। 4 ही पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास बस, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो टोटल केसेस फेवरेबल केस कितने हो गए बेटा, फेवरेबल केस हो गए 4 और टोटल केसेस कितने हो गए बेटा 16। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 4/16 यानी 1/4। समझ में आ गया। इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि यार मैंने एक 4 सिक्के उछाले तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो क्योंकि आपसे वो कह रहा है कि हेड का आना, भाई हेड का टेल से होना ज़रूरी है और टेल का आना ज़रूरी है। तो पहली बात मेरे दिमाग में क्या आएगा, 3 हेड 1 टेल, भाई 2 तो बनेंगे नहीं ना, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, मेरे बाद दिमाग में ये आएगी। तो ये तो मैं डायरेक्ट भी सोच सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सोच सकता, डायरेक्ट भी सोच सकते हो आप, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन आता है ठीक 2 हेड आए,
तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक 2 हेड आए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ठीक 2 हेड आए, तो आपको वो केसेस ढूंढने हैं जिसमें ठीक 2 हेड मिले आपको, तो आइए उनको भी ढूंढते हैं, राइट है। तो हमको ढूंढना है ठीक 2 हेड आए, चलिए ढूंढना चालू करते हैं ठीक 2 हेड वाले क्वेश्चन, जिसमें ठीक 2 हेड आने चाहिए। तुम नहीं चाहिए हो मुझे, ठीक है, तुम भी मुझे नहीं चाहिए हो, जिसमें ठीक 2 हेड आए, है ना। अपन इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं, पर अभी ठीक है अपन पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो ठीक 2 हेड आए, ये भी नहीं है ना, ये ले सकते हैं, करेक्ट है। एक पॉसिबिलिटी, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, यस ये भी करेक्ट है। ये मुझे चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये चाहिए मुझे, करेक्ट है। ठीक 2 हेड चाहिए मुझे, ठीक 2 हेड चाहिए, ये रही है। अच्छा ठीक 2 हेड नहीं मिलेगा इसमें, ठीक 2 हेड नहीं मिलेगा इसमें, मिलेगा, ठीक है, ठीक 2 हेड मिलेगा, और किसी में मुझे ठीक 2 हेड नहीं मिल रहे। समझ में आ गया। चलिए तो आप बताइए कौन कौन से केसेस मिले आपको। एक केसेस आपको ये मिला, एक केस ये मिला, 2, एक केस मिला 3, एक केस मिला 4, 5, 6, टोटल 6 केसेस मिलेंगे। क्लियर। तो फेवरेबल केस कितना हो गया, फेवरेबल केस हो गया 6 और टोटल हो गया 16, तो आंसर कितना आएगा 3/8। ठीक। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सोचना चाहता कि मुझे ठीक 2 हेड चाहिए, तो कैसे बनाता वो, HHTT, है ना, HTHT, समझ में आ गया। और क्या आएगा, THHT, ठीक है, TTHH। भाई आपको 2 हेड चाहिए एग्जैक्टली, ठीक 2 हेड चाहिए, बस आपको रोटेशन करना है, और क्या है, चीज़ों को रोटेशन तो करना है, और क्या होगा, ठीक है ना, HTTH, समझ में आ गया। तो HHTT आ गया, 2 हेड आ गए, HTST आ गया, ये आ गया, ठीक है, THHT आ गया, ठीक है, TT आ गया, और क्या बनेगा, एक पॉसिबिलिटी THTH, ये हमने बनाया नहीं, ये लीजिए 6 पॉसिबिलिटीज बन गई, ठीक है। 2 हेड, HHTT, HTST, THTT, TTHH, HTTH और HTHTS, 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, तो डिपेंड करता है ना। तो एक तरीके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के, राइट। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए उसने बोला फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि 1, 2, 3, 4, 25 में से, है ना, ये प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 25 तक, उसमें से यदि एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तब उस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। उसने बोला कि मेरे पास 1 से लेकर 25 तक संख्याएं हैं, उसमें से मुझे एक संख्या को सेलेक्ट करना है, तो संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ तो कैसे करूँगा। देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं, मेरे पास 25 हैं, तो मेरे पास टोटल चॉइस कितनी है, 25 है। टोटल चॉइस कितनी है, 25, यानी 25 में से मैं 1 को सेलेक्ट करूँ, 2 को सेलेक्ट करूँ, 3 को सेलेक्ट करूँ, यानी टोटल केसेस कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है मेरे पास, 25, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है मेरे पास, 25। समझ में आ गया। टोटल पॉसिबिलिटी यानी टोटल केसेस कितने, 25। अब मेरे पास फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है कि मैं चाहता हूं कि वो नंबर अभाज्य हो, यानी प्राइम नंबर हो। क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल क्या हो सकता है, प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है और 23 हो सकता है। भाई 1 से लेकर 25 में यही प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी होगी टोटल केसेस, टोटल 25 में से 1 उठाया, 25 में से कोई भी 1 उठाऊंगा वो टोटल केसेस होंगे, ठीक है। यानी टोटल चॉइस मेरे पास 25 है। फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है कि वो नंबर प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर के लिए चॉइस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 में से कोई 1 आ जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 25 में से कोई 1 उठाया, और फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है 9 में से कोई 1 आ गया। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 9/25। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करता हूं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं। उसने बोला कि जो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं उसमें से आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से, पी और क्यू। वो कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से पी और क्यू सेलेक्ट करो। अच्छा ये पी और क्यू क्या है, इसका क्यों सेलेक्ट करें। वो ये कहता है FTPT का मतलब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। FTPT का मतलब ध्यान रखना, FTPT हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, इसका मतलब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना। बार बार मैं लिखूंगा नहीं, प्रायिकता ज्ञात करो। FTPT का मतलब प्रायिकता ज्ञात करो, FTPT का मतलब प्रायिकता ज्ञात करो। क्लियर। तो उसने बोला यदि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से 2 संख्याएं P व Q यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने कोई नंबर उठाया फिर वापस रख दिया, देखा और उसको रख दिया, फिर दूसरा नंबर उठाया उसको देखा फिर रख दिया, ऐसे करना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है वापस उठा के रखते जाओ, ठीक है। तो आपने कोई नंबर उठाया उसे देखा वापस रखा, फिर नंबर उठाया फिर देखा उसे वापस रखा, ठीक है। तो आपको बताना है इस समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे होंगे, इवेंट है। यानी पहला क्वेश्चन है मूल वास्तविक है, दूसरा क्वेश्चन है मूल वास्तविक तथा भिन्न है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मैं पहला पार्ट करता हूँ, ये A और B बोल देते हैं इसको। चलिए सबसे पहली बात, आप चाहते हो इस समीकरण के मूल वास्तविक हो तो इसका D निकालिए आप। D कितना आएगा इसका, मैं A पार्ट कर रहा हूँ इसका।
इसका डी कितना आएगा, इसका डी आएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ से पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4q आ गया। क्लियर। तो आपने डी निकाला, डी आ गया पी स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4q आ गया। अब पी कहाँ से कहाँ तक है, पी आपका 1 से 10 है, क्यू कहाँ से कहाँ तक है, क्यू भी आपका 1 से 10 है। समझ आ गया। तो P आपका 1 से 10 है और Q भी 1 से 10 है। तो हम क्या करते हैं, एक को फिक्स करेंगे और बाकी को वेरी करते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, P फिक्स कर लेते हैं। P पहले 1 फिक्स कर लिया, तो ये आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q। ठीक है। अब Q का मान अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो 1 से स्टार्ट करूँगा। P अगर Q का मान लेना चालू करूँगा तो 1 से लेना चालू करूँगा। तो इसमें ऐसा कोई मान नहीं जो इसको संतुष्ट करे, क्योंकि अगर मैं Q का मान 1 भी लूँगा तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। अच्छा, P बराबर 2 ले लेते हैं। अगर P बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q आएगा। तो केवल और केवल Q बराबर 1 इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ट्रू है। लेकिन जैसे ही मैं Q का मान 2 लूंगा तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 ट्रू नहीं है। केवल और केवल Q बराबर 1 इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है। अब P बराबर 3 पर आ जाओ। जब हम P बराबर 3 लेंगे तो ये आएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q आएगा। 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q आएगा। अगर Q का मान 1 लेता हूँ तो संतुष्ट करेगा, Q का मान 2 लेता हूँ तो संतुष्ट करेगा, लेकिन 3 लूंगा तो संतुष्ट नहीं करेगा। अब P बराबर 4 ले ले। जब P बराबर 4 लेगा तो ये आएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q। Q का मान 1, 2, 3 और 4 संतुष्ट करेगा, उसके आगे संतुष्ट नहीं करेगा। रख लो आप आराम से, कहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा, P बराबर 5 लो। अगर P बराबर 5 लेंगे तो क्या आएगा, 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q। तो Q का मान क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास। और देखिए इसके अलावा इसमें और पॉसिबिलिटीज़ मैं लिख देता हूँ। और पॉसिबिलिटीज़ क्या है, P बराबर 5 के बाद 6 लेते हैं। अगर P का मान 6 लेते हैं तो ये आएगा 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q। तो Q का मान क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। श्योर, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अपन ने अगर P का मान 6 ले लिया तो यहाँ 36 आ गए, 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 9। कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 9। ठीक है। अगर मैंने P का मान 7 ले लिया तो P का मान 7 लेते आएगा 49 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q। अब आप Q का मान 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 10 सारे संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना। तो 10 के 10 मान इसको संतुष्ट करेंगे। P बराबर 8 के लिए भी इसके 10 मान संतुष्ट करेंगे। P बराबर 9 के लिए भी इसके 10 मान संतुष्ट करेंगे। और P बराबर 10 के लिए भी इसके 10 मान संतुष्ट करेंगे। ठीक है। तो आप देखो, टोटल की बात मैं भी करूंगा, मैं फेवरेबल की बात करता हूं। तो ये संतुष्ट करेगा, ये संतुष्ट करेगा, ये संतुष्ट करेगा, ये संतुष्ट करेगा। 40, 9 केस यहां से मिले, कितने हुए, 49। 49 के इधर से कितने मिले, 6 केसेस। 55 इधर से कितने मिले, 4 केसेस। 59 यहाँ से कितने मिले, 2 केसेस। 61 और यहाँ से मिला 1 केसेस, 62। ठीक है। तो फेवरेबल केसेस कितने आए, फेवरेबल आए 62। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में बोला था मूल वास्तविक है, सिर्फ वास्तविक वर्ड यूज किया था। सिर्फ वास्तविक वर्ड यूज करोगे तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है। तो आपने डी निकाला, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यहाँ लगा दिया। उसका P फिक्स करते गए, Q वेरी करते गए। P भी 1 से 10 है, Q भी 1 से 10 है। तो हम बनाते गए तो हमने देखा यहाँ 1 के सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 2 के सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पर 4 के सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पर 6 के सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास के सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आ गया फेवरेबल। अब आता है बात टोटल की। टोटल क्या होगा भाई, आप P और Q सेलेक्ट करोगे। ठीक है। और आपने विथ रिप्लेसमेंट बोला है, यहाँ पर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है उठाया और रख दिया। तो जैसे मैंने P उठाया, P के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, P के लिए मेरे पास 10 चॉइस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 चॉइस हैं। तो Q के लिए भी तो 10 हैं। क्यों, अरे आपने नंबर उठाया P के लिए, उसे देखा, वापस रख दिया, तो Q के लिए भी तो वो नंबर अवेलेबल है। तो P के लिए भी 10 चॉइस हैं और Q के लिए भी 10 चॉइस हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ भाई, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, P के लिए 10 और Q के लिए 10। कितनी हो गई बेटा, 100। पक्का। तो बताइए प्रॉबिलिटी कितनी आ गई। तो प्रॉबिलिटी आएगी बेटा 62/100। 62/100 आपका आंसर है। जिसको 2 से डिवाइड कर लेना वो आपका काम है, वो आप कर लीजिएगा। करेक्ट। तो ये आंसर आएगा। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और लिया था मैंने। इसका क्वेश्चन कौन सा था, बी पार्ट। अगर मैं इसका बी पार्ट की बात करूं, है ना, अगर हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं, आई थिंक मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बी पार्ट में मैंने बोला था कि मूल वास्तविक तथा भिन्न है। मूल वास्तविक तथा भिन्न है। हमने बी पार्ट में बोला है कि जो मूल है वो कैसे है बेटा, वास्तविक और भिन्न है। ठीक है। अगर मूल वास्तविक और भिन्न है तो डी कैसा होगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो तय है। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर P² ग्रेटर देन 4Q होगा।
यानी आपको वो इक्वल वाले केसेस हटाने हैं बस, और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इक्वल वाले केसेस हटाने हैं। तो इन 62 केसेस में से वो केस हटा दीजिए जो इक्वल वाले थे। तो इक्वल वाला केस यहाँ बनेगा 4 > 4, 4 > 4, ये वाला केस हट जाएगा, एक केस तो यहाँ से हटेगा, ठीक है। 4 > इक्वल आएगा ना, 4 और 4 तो हट जाएगा। यहाँ पे कोई इक्वल वाला यहाँ पर आएगा 16 और 16 वाला केस, एक बढ़ जाएगा। तो 16 यहाँ 16 यहाँ, एक केस बढ़ जाएगा, है ना। 4 और 4 एक केस बढ़ जाएगा, 2 केस हट गए। यहाँ से इक्वल वाला कोई केस नहीं आएगा, एक यहाँ हटेगा। 36 और 36, 36 और 36, तो 36 36 यहाँ आएगा, एक केस। 4 4 आएगा, एक केस। 16 16 आएगा, एक केस। 3 केस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो फेवरेबल केस होंगे, बेटा हो गए 59, ठीक है। और टोटल केसेस आपको पता ही है 100 हैं, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई 59/100, ये आपका आंसर है, ठीक है। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और विथ रिप्लेसमेंट उसने क्लियरली मेंशन किया था, यानी आप जब नंबर उठाओगे उसे देखोगे, उसे वापस रख दोगे, यानी नंबर पी के लिए भी 10 रहेंगे और क्यू के लिए भी 10 रहेंगे, ओके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से 3 संख्याएं चुनी जाती हैं। तो एफटीपीटी का मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट संख्याओं का गुणनफल 4 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनका गुणनफल 4 से विभाजित होगा, राइट। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा फील करता हूँ। देखिए होगा क्या, सबसे पहले समझिए कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होती है। कोई भी संख्या 4 से विभाजित तब होती है जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से विभाजित हों, ठीक है ना। 4 से विभाजित कब होती है? कोई भी संख्या 4 से विभाजित तब होती है जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हों। अब आप सोचो, आपके पास नंबर 10 हैं, ठीक है। उसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 4 6 8 और 10। आप इनमें से कोई भी 2 संख्या उठा लो और उनका गुणनफल निकालो, वो 4 से विभाजित होगा। क्यों? अरे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आ रहा है ना। इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 तो भी 4 आ रहा है। इससे करोगे तो भी 4 आएगा, 16 यानी विभाजित 4, ठीक है ना। इसके अलावा 4 को किसी से करोगे तो ऑब्वियसली बात है विभाजित हो गई होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन 5 में से मैं कोई भी 2 संख्याएं उठा लूँ तो वो 4 से विभाजित होंगी, तय है। तो 2 4 6 8 10 में से कोई भी उठाओ तो संख्या, ठीक है, वो 4 से विभाजित होगी। तो यानी क्या होगा? देखिए टोटल जो केसेस हैं वो तो हमारे फिक्स हैं, पर टोटल केसेस कितने हैं? आपने 10 में से 3 संख्याएं उठाई, ठीक है। अगर आप 10 में से 3 संख्याएं उठाते हो तो कितना आएगा? 10c3 तो आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब आता है फेवरेबल। अब फेवरेबल में 3 बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी पहले बताता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी है कि मैंने कोई भी 3 संख्या उठा ली, कोई भी 3 उठा लो, आप कोई भी 3 उठा लो, वैसे ही दिख रहा है कि 3 कोई भी उठा लोगे सबका प्रोडक्ट 4 से मल्टीपल तो हो ही होगा, ठीक है। तो या तो 2 है ना, इन 3 में तीनों के तीनों सम हो, है ना, तीनों की तीनों कैसे हो? सम। इवन का मतलब सम। समझ में आ गया? पहली पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों सम हो, उसमें लफड़ा ही नहीं है, तीनों के तीनों सम हो। दूसरी पॉसिबिलिटी आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास है मैं 2 सम ले लूँ और 1 विषम ले लूँ, 2 सम और 1 विषम ले लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया, हाँ, जैसे मैंने मान लिया कि 4 और 2 8 है ना। जैसे कोई भी 2 सम उठाओ, ठीक है, तो 4 का मल्टीपल तो बनना ही है। कोई भी आप यार कोई भी, जैसे आप इन दोनों को उठाओगे तो भी 4 का मल्टीपल बनेगा। आप इसको किसी के साथ भी उठाओ 4 का मल्टीपल बनेगा। 8 12 16 और 20, 4 का मल्टीपल बनेगा। 4 को उठाओ इसके साथ, 6 के साथ, तो भी 4 का मल्टीपल, कोई भी 4 का मल्टीपल बनना ही है। तो इनमें से कोई भी 2 संख्याएं उठा लो सम, और 1 विषम उठा लो, है ना। तो 2 सम उठा लेते हैं और 1 विषम, ऑड, है ना। ये विषम है और 2 सम है, ठीक है ना। तो कोई भी 2 सम उठाएंगे और 1 विषम उठाएंगे तो भी मेरा काम हो गया, क्योंकि वो जो 2 सम आपको देंगे ना, वो 2 सम जो हैं वो अपने आप ही 4 का मल्टीपल हो जाएंगे। जब वो 2 सम अपने आप 4 का मल्टीपल हो जाएंगे तो विषम के होने से या ना होने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों सम ले लूँ तो भी मेरा काम हो गया, 2 सम 1 विषम ले लूँ तो भी मेरा काम हो गया। तीसरी और इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी जो बच्चा सोचता नहीं है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक सम संख्या ले लूँ 4 या 8 में से, 4 का मल्टीपल हो गया, 4 से डिवाइड हो गया। अरे यार मैंने सिर्फ 4 उठाया, 4 में 4 उठाया या 8 उठाया, 4 या 8 अपने आप ही 4 से डिविजिबल है ना। हाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? एक पॉसिबिलिटी है कि एक तो सम उठाऊंगा, एक सम उठाऊंगा और 2 विषम उठाऊंगा, लेकिन वो सम कौन से उठाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। वो सम कौन से उठाऊंगा? वो सम या तो 4 होगा या फिर 8 होगा, और कुछ नहीं। या तो वो सम 4 होगा या 8 होगा, क्योंकि हमें तो 4 से विभाजित करना है। तो भैया जब मैंने 4 उठा लिया तो अपने आप ही 4 से विभाजित हो गया, या मैंने 8 उठा लिया तो अपने आप ही 4 से विभाजित हो गया। तो एक सम ले लूँगा, वो सम में कौन सा लूँगा? 4 या 8 में से लूँगा। विषम कुछ भी ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि तीनों सम, एक पॉसिबिलिटी तो है ही,
दूसरी बात 2 सम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 सम होते ही अपने आप ही कोई भी 2 सम उठा लो, इन सबका प्रोडक्ट 4 से विभाजित होता है, तो इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक सम, लेकिन यहाँ थोड़ा इंटेलिजेंटली काम लेना है। इंटेलिजेंटली कैसे काम लेना है कि यहाँ पर जो आपको एक सम लेना है वो सम या तो 4 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3 सम। 3 सम का मतलब है टोटल सम कितने हैं 5, तो 5 में से 3 सम उठाओ। एक केस यहाँ पर क्या है 2 सम 1 विषम, तो 5 में से 2 सम उठाओ और 5 में से 1 विषम उठाओ। विषम कितने 5 ही है, 1 3 5 7 और 9। अच्छा लास्ट केस क्या है 1 सम 2 विषम, 1 सम 2 विषम। एक सम में कौन से वाले सम लेने हैं 4 या 8, यहाँ एक सम में से कौन से वाले सम लेने हैं 4 या 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, उसमें से कोई एक लेना है। ये केस इंपॉर्टेंट है, बस ये गड़बड़ मत कर देना, बाकी सब तो ठीक है। ये सब बच्चे सोच लेते हैं, ये सब बच्चे सोच लेते हैं, बच्चा ये वाला केस नहीं सोच पाता और मैक्सिमम बच्चे इस केस को मिस करते हैं। 1 सम और 2 विषम, विषम तो कोई भी 2 उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। तो टोटल फेवरेबल केसेस होंगे बेटा ये, और टोटल केसेस होंगे हमारे ये। तो प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी आएगी बेटा 5C3 + 5C2 × 5C1 + 2C1 × 5C2 / 10C3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे सीखना है वो देखिए इंपॉर्टेंट है। हमने कैसे सोचा 4 से विभाजित होना चाहिए, सबसे पहले सोचा 4 से विभाजित होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि सारे नंबर सम हो जाए तो भी 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि 2 सम 1 विषम हो जाए तो भी 4 से विभाजित होगा। और तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक सम उठाऊंगा, लेकिन उस सम किसमें से उठाऊंगा, इन दोनों में से ही उठाऊंगा, और इन दोनों में से उठाते ही वो अपने आप किससे डिविजल हो गया 4 से विभाजित हो गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। सॉल्व करना आपका काम है, आप कर लीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो तो आप कर ही लेंगे, उसमें मेजर इशू नहीं है। मैं यहीं पर छोड़ूंगा, कैलकुलेशन पार्ट आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1821 21 799, या आप बोल सकते हैं 18002121 799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।